स्मृति के पापा की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु ने उसके सारे परिवार को शोक में डुबो दिया। घर परिवार से जैसे हंसी गायब ही हो गई। पापा के जाने के गम को कोई भुला नहीं पा रहा था। पापा का अभी 2 साल पहले ही सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट हुआ था और उसका फंक्शन भी उन्होंने बड़े जोर शोर से किया था। बड़े जिंदा दिल इंसान थे उसके पापा। एक बार किसी से दोस्ती कर लेते तो उसे बरसों बरस निभाते थे। स्मृति में तो उनकी जान बसती थी और स्मृति भी अपने पापा को भी जान से ज्यादा प्यार और आदर करती थी। पर पापा की असामयिक मौत ने स्मृति को अंदर तक तोड़ दिया। रह रह कर उन्हें याद करती और फिर घंटों रोती रहती। अभी उसके बच्चे छोटे ही थे। बेटी 5 साल की तो बेटा 1 साल का। उनका ख्याल भी रखना जरूरी था। और सास ससुर पति सभी तो थे घर में। इसलिए स्मृति उनकी तेरहवीं करके ही वापस अपने ससुराल आ गई थी। अपनी मम्मी के पास ज्यादा रुक भी नहीं पाई थी। उसे अपने ससुराल को जो संभालना था। फिर बेटी बहू बनने के बाद कब तक अपने मायके रह सकती है। आखिर प्राथमिकता तो ससुराल की ही होती है हमारे समाज में। और फिर शादी होने के बाद ससुराल संभालना हर औरत का कर्तव्य बन जाता है। वैसे स्मृति को ससुराल बहुत अच्छा लगता था। माँ का प्यार देने वाली सासू माँ सविता जी, पिता से लाड करने वाले ससुर नरेंद्र जी, पति विवेक भी बहुत ही केयर करने वाले थे। उसे कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन से पूर्ण संतुष्टि थी। स्मृति सासू माँ ने कभी मायका जाने से नहीं रोका उसको। जब मन हो अपने पीहर मिलकर आ सकती थी। सासू माँ का मानना था कि जब मेरी बेटियां मेरी याद करती हैं, हर 6 महीने में वह अपने माँ बाप से मिलने के लिए तड़प सकती हैं, तो फिर स्मृति क्यों नहीं। वह भी तो किसी के जिगर का टुकड़ा है। आखिर मैं एक माँ होकर स्मृति के मन की बात नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। सविता जी थी तो स्मृति के पति विवेक की माँ पर स्मृति के मन की बात विवेक से ज्यादा जानती थी। एक माँ जैसे अपनी बेटी के बारे में उसके मन की बात पढ़ लेती है, ऐसे ही सासू माँ पाकर स्मृति हमेशा सोचती जरूर मैंने अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, तभी तो ऐसी सासू माँ मिली। क्योंकि अगर सास इतनी समझदार और सुशील मिले तो एक लड़की के लिए अपना वैवाहिक जीवन जीना आसान हो जाता है। उन्होंने स्मृति के मुस्कुराए चेहरे को देखकर कहा, बेटा मुझे पता है तेरे पापा की तुझे कितनी याद आती होगी और मम्मी की चिंता भी लग रही होगी। तुम ज्यादा रुक नहीं पाई थी उस समय, तो ऐसा करो अभी दिवाली के बाद चली जाना और आना 2-4 दिन बाद, और मम्मी को अच्छा लगेगा उसकी बेटी उसके पास हो तो। स्मृति ने पूछा, मम्मी जी आप मेरे मन की बात बिना बताए कैसे समझ जाती हो। अरे बेटा सास भी तो माँ जैसी होती है। तू मुझे बेटी जैसा प्यार और आदर देती है, तो क्या मैं माँ की तरह तुझे अपनापन और स्नेह नहीं दे सकती। स्मृति की सास ने उसे गले लगा लिया। सच ही तो था, इन दुखों के पल में सविता जी ने उसको पूरा मोरल सपोर्ट दिया था। उसको बड़े प्यार से संभाला था। दोनों सास बहू की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। साथ में अजनबी लोग तो कई बार उन्हें माँ बेटी समझ लेते थे। स्मृति के पिता का देहांत हुए अभी 2 महीने हो चुके थे और दिवाली का त्योहार सर पर आ रहा था। पर इस बार स्मृति का बिल्कुल मन नहीं था त्योहार की तैयारियां करने का। पर दिवाली तो मनानी ही थी। अपने घर के भी कुछ तौर तरीके शगुन होते हैं। और फिर उसकी दादी सास कहती थी कि त्योहार मनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए हमेशा त्योहार बिना किसी कारण के मनाना नहीं छोड़ना चाहिए। पर सविता जी ने बोल दिया था, बेटा बस पूजा कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें इस बार। मुझे पता है तेरे मन पर क्या बीत रही होगी। अपने पापा के बिना कोई त्योहार मनाने का किसका मन करेगा। और हाँ, दिवाली पर तुम जाओगी तो अपना बैग अभी लगा कर रख दो। बाद में तुम दिवाली में बिजी हो जाओगी तो समय नहीं मिल पाएगा। स्मृति अपनी सास को मन ही मन धन्यवाद देती हुई दिवाली की तैयारियों में लग गई। दिवाली के दिन सुबह सास ससुर मंदिर को निकले। स्मृति को यह कहकर कि हम आए तब तक नहा धोकर तैयार रहना।
फिर खाना बनाकर अछूता भी निकालना है। बाकी सब काम बाद में होते रहेंगे। स्मृति के ससुर जी उसकी सासू माँ को अपनी बाइक पर बैठाकर मंदिर के लिए निकल गए, यह सोचकर कि विवेक रात को लेट आया था ऑफिस से, तो सोने दो, कार से तो चलेंगे तो उसे जगाना पड़ेगा। घर से थोड़ी दूर पर ही गए होंगे कि उनकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। सड़क पर फैले रोड़ी बजरी के कारण बिगड़ गया और वह दोनों भी गिर गए। कुछ रोड़ी बजरी नरेंद्र जी के घुटने के अंदर तक चली गई और गहरा घाव हो गया। वहीं सविता जी के कंधे में अंदरूनी चोट आई। राहगीरों ने किसी तरह उन्हें उठाया और विवेक को फोन किया। विवेक जल्दी से उठा, स्मृति को बताया और कार लेकर दौड़ पड़ा। अस्पताल पहुंचे, चेकअप कराया तो पता लगा सविता जी को कंधे में और नरेंद्र जी को घुटने में फ्रैक्चर हो गया और दोनों को अगले 10 से 15 दिनों तक बेड रेस्ट करना है और आराम में रहना है। ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। यह सुनकर सब उदास और दुखी हो गए। वहीं स्मृति का रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक तो पापा के जाने का गम भुला भी नहीं पाई और ऊपर से आज इतने बड़े त्योहार के दिन सासू माँ और ससुर जी का इस तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाना उन पर दुखों का पहाड़ टूटने जैसा था। साथ में छोटे बच्चों का साथ, पर स्मृति के ससुर जी को त्योहार को अभी भी पारंपरिक तरीके से मनाना पसंद था और उनको खुद घर को सजाना, तैयारियां करना भी बहुत पसंद था। पर उनकी इस हालत में साल का इतना बड़ा त्योहार कैसे मनेगा, यही सोचकर वह ज्यादा दुखी थे। और सविता जी को अपने दुख से ज्यादा स्मृति के लिए दुख हो रहा था कि बेचारी छोटे बच्चों को संभाले या अपने बड़े बूढ़ों को, और वह अपनी मम्मी से मिलने के लिए कितनी खुश थी। इसने मेरे कहने पर बैग भी लगा कर रख दिया। खैर, जब जो होना था वह हो गया, पर त्योहार तो मनाना ही था। इसलिए स्मृति सब चिंताएं भूलकर घर के कामों में लग गई और जब तक वह लोग अस्पताल से फ्री होकर आए तब तक दोपहर के 2 बज चुके थे और उसने पूरा खाना तैयार कर लिया, घर सेट कर दिया, दिवाली की पूजा की सारी सामग्री मंदिर में सजा कर रख दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे नरेंद्र जी को पसंद थी। उन्होंने बोला भी, बेटा तुम जैसे करना चाहो कर लो, अभी तुम अकेली क्या क्या करोगी। पर वह बोली, पापा जी आप वैसे ही आज इस दुर्घटना से इतने उदास और दुखी हो, तो कम से कम पूजा अच्छे से संपन्न होगी तो आपका दिल तो खुश हो जाएगा। सुनकर ससुर जी की आंखें भर आईं कि एक बहू भी इतना सोच सकती है अपने सास ससुर की खुशी के बारे में। पूजा का समय हो गया था। स्मृति के सासू माँ और ससुर जी ऊपर कुर्सी पर बैठे थे और विवेक और स्मृति को सारी विधि समझा रहे थे और पूजा ससुर जी के अनुसार संपन्न हो गई। वह लोग दवाई लेकर सो गए क्योंकि गिरने और चोट लगने की वजह से ज्यादा देर तक बैठे रहने की स्थिति में नहीं थे वह लोग। और स्मृति ने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी चरण स्पर्श, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर तू बता समधी जी और समधन जी कैसे हैं? मेरी बात नहीं हो पाई उनसे सुबह, ला मेरी बात करवा दे। अभी मम्मी सो गई दवाई लेकर, अभी ठीक है, बाकी टाइम तो लगेगा अभी। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी मैं आपसे मिलने आ रही थी और बैग भी लगा लिया, पर और स्मृति फूट फूट कर रोने लगी। अरे तो क्या हुआ बच्चा, मैं ठीक हूँ। और फिर सोहन, स्मृति का भाई, भी तो है यहाँ, तू रोना बंद कर अभी और सुन, तेरे पापा को जाना था तो चले गए, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर तू भगवान का शुक्रिया अदा कर जो इतनी बड़ी बला टल गई और संधि समधन जी को चोट आकर ही रह गई। तू अब उनकी मन लगाकर सेवा कर, आखिर सास भी तो माँ जैसी होती है। मेरे साथ तो रह लिया जितना रहना था, अब तुम्हें उसी माँ के साथ अपना जीवन बिताना है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना। एक माँ को परेशानी में छोड़कर दूसरी माँ से मिलने आना उचित नहीं है बेटा। उनके अच्छे होने पर मैं खुद ही उनसे मिलने और तुमसे मिलने आ जाऊंगी और मैं भगवान से उनकी जल्दी ठीक होने की दुआ करूंगी ताकि तुझे ज्यादा परेशानी ना हो
और कहकर मम्मी हंस दी। स्मृति के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई मम्मी की बात सुनकर। थैंक यू मम्मी, आपसे बात करके मुझे बहुत हिम्मत मिल गई। आप ही तो हो जो मेरी हर मुसीबत का हल चुटकियों में निकाल देती हो। सच माँ तो माँ होती है, पास रहकर अपने प्रेम का खजाना हम पर लुटा आती है, तो दूर रहकर अपनी दुआओं की दौलत से हमें धन्य करती है। अरे अब ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़, चल तू सो जा, अभी थक गई होगी पूरे दिन काम करके। लव यू माँ, कहकर स्मृति और मम्मी ने फोन रख दिया। स्मृति अपने सारे काम निपटाकर जैसे ही बिस्तर पर पड़ी, पड़ते ही उसको भी नींद आ गई और सो गई। सुबह उन लोगों के उठने से पहले ही उठ गई और उनके लिए गर्म पानी चाय सब तैयार कर उनके कमरे में ले गई। वह लोग अभी स्मृति के कमरे में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उसके रूम में अटैच वॉशरूम था और वेस्टर्न टॉयलेट भी था, जिसकी उन लोगों को बहुत जरूरत थी। ऐसी स्थिति में स्मृति सविता जी को चाय देते हुए बोली, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, बच्चे सो रहे हैं, तब तक मैं आपका सारा काम करवा देती हूँ। वह शौच से फ्री हुई तब तक स्मृति उनके लिए गुनगुना पानी ले आई और उनके मुंह हाथ धुलवा कर उनके सारे कपड़े बदले, उनके सारे शरीर पर तेल लगाया, उनके बाल बनाए, क्योंकि कोई भी काम करने में वह पूरी तरह असमर्थ थी। फ्रैक्चर उनके दाहिने कंधे में जो हुआ था, आज स्मृति के लिए अपनी सासू माँ एक बच्चे से कम नहीं थी, पर स्मृति के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी और सासू माँ अपनी बहू को इतनी सेवा करते देख मन ही मन ढेरों आशीर्वाद दे रही। वह बोली, बेटा सॉरी, मेरी वजह से तुम अपनी माँ से मिलने नहीं जा पा रही। और स्मृति ने उनको बीच में ही टोकते हुए कहा, मम्मी जी मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। मेरी मम्मी से बात हो गई, उनका फोन आया था, तब आप सो रही थी, वह आपसे बात करना चाहती थी। उन्होंने बोला तुझे अपनी एक मम्मी से मिलने के लिए दूसरी मम्मी को तकलीफ में छोड़कर आने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर सासू माँ भी तो माँ का ही रूप है। एक माँ दुखी रहेगी तो दूसरी माँ कैसे खुश रह सकती है भला। यह सुनकर सविता जी की आंखें खुशी के आंसुओं से भीग गई और अपनी समधन के लिए ढेरों दुआएं मन ही मन देने लगी। स्मृति ने तन मन धन से खूब सेवा की अपनी सासू माँ और ससुर जी की। वह उनको टाइम टू टाइम दवा देती, उनको एक्सरसाइज करवाती, उनके खाने पीने का विशेष ख्याल रखती, कैल्शियम से भरपूर खाना खिलाती ताकि हड्डियां जल्दी से जुड़ जाएं। और इस उम्र में भी वह समय पर रिकवरी कर रहे थे। विवेक का ऑफिस था, पर वह जाने से पहले और आने के बाद स्मृति की हर संभव मदद करता। घर पर समाचार लेने आने वालों का भी तांता लगा रहता। कभी कोई ससुराल से आता तो कभी सविता जी के मायके से, कभी आस पड़ोसी आते जाते थे, पर स्मृति सबका आदर सम्मान के साथ स्वागत करती थी, क्योंकि उसने अपने सास ससुर जी को अपने माता पिता जो मान लिया था। दोस्तों, काश हर परिवार में सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। किसी की बुराइयों को अनदेखा करके उसकी अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए रिश्ते निभाए जाएं, तो ना तो कोई सास बुरी होगी और ना ही कोई बहू। बुराइयां सब में होती हैं, पर किसी की बुराई को उसकी अच्छाई पर हावी नहीं होने देना चाहिए। और सास तो सिर्फ नाम से बदनाम है। हर सास एक सी नहीं होती और हर बहू भी एक सी नहीं होती। इसलिए किसी के कहे देने से घर में सास बहू का रिश्ता कड़वा नहीं हो जाता। मुझे तो लगता है कि एक बहू की तकलीफ को समझकर अगर एक सास बहू को बेटी मानकर उसे माँ जैसा लाड प्यार देगी, तो एक बहू को भी सास में माँ का प्रतिरूप जरूर दिखेगा और उसे मायके की कमी कभी महसूस नहीं होगी। और तो और एक दूसरे के साथ से तकलीफें आसानी से दूर हो जाएंगी। आखिर मानो तो सास माँ माँ जैसी होती है, क्योंकि एक माँ जन्म देती है, दूसरी माँ जीवन जीना सिखाती है। अपने अच्छे बुरे अनुभवों से बहू को घर गृहस्थी चलाने का सलीका बताती है। हाँ, समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। एक माँ अपने जिगर का टुकड़ा अजनबी हाथों को सौंपती है, तो दूसरी माँ भी तो अपने जिगर का टुकड़ा अपनी बहू के हवाले कर देती है। जहाँ माता पिता के साए में मंदिर लगता है, तो ससुराल सास ससुर के हाथों से पाठशाला का एहसास करवाता है।
मेरे शब्दों में कहूँ तो मायका मंदिर है तो ससुराल पाठशाला। मायके में जन्म लिया तो ससुराल में सारा जीवन बिताया है। मायके में माता पिता की छांव तले जहाँ सुकून फरमाया, वहीं ससुराल आकर सास ससुर की नसीहत से ढेर सारा ज्ञान पाया। मायके में नहीं कोई चिंता फिक्र होती एक बेटी को, कितनी भी बड़ी हो जाए, माता पिता के लिए हर दम बच्ची ही रहती है। वही बेटी ससुराल में हो तो सास जैसी माँ के अनुभवों से सीख कर एक आदर्श बहू और समझदार पत्नी में बदल जाती है। मायके में मंदिर जैसी शांति है तो ससुराल में पाठशाला जैसा शोरगुल। मायके में एक पेड़ के कई फल हैं तो ससुराल में जैसे गेंदा फूल। आप लोगों का क्या कहना है? क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं? शायद नहीं भी हो, पर अपने सुझाव और प्रतिक्रिया देना नहीं भूलें। धन्यवाद।